तो जी मैं जापान आया था 2014 में, तब शायद मैं 21 साल का था। शुरू में मुझे लगा 1 साल रहते हैं, फिर हुआ 3 साल और देखते देखते 11 साल कब निपट गए पता ही नहीं लगा। शुरुआत के 5-6 साल तो मैं 1 LDK में रहा था, जमीन पर गद्दा डाल के सोते थे। बेड, गेमिंग चेयर, बहुत कुछ लेने का मन तो था लेकिन कभी लिया नहीं। वही लड़कों वाला थॉट प्रोसेस कि अभी थोड़ी सेविंग कर लेते हैं, शौक बाद में पूरे कर लेंगे, और पैसे सेव करके इंडिया में एक घर लिया। और इसी तरह धीरे धीरे थोड़ी जिम्मेदारियां निपटी, तब हमने सोचा अब थोड़े अपने शौक पूरे कर लेते हैं। हमने बेड भी लिया, गेमिंग चेयर भी ली, घबरा घबरा कर एक मोटरसाइकिल भी ली, और अब हमने फाइनली ले लिया है अपना घर, और इस घर का नाम है पांडे निवास। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी मैंने रिसेंटली जापान में घर खरीदा है। ये जो आप पीछे देख रहे हो यही वाला घर है, और ये अपार्टमेंट नहीं है, ये पूरा 3 फ्लोर का घर है ज़मीन के साथ। तो जी आपको भ्रमण कराते हैं। तो शॉर्ट में बताऊं तो जापानीज टर्म में ये घर है 4 LDK, मतलब 4 रूम 1 लिविंग एरिया। इसके अलावा इसमें है 2 टॉयलेट, 1 शावर रूम और बहुत सारा स्टोरेज। ये घर आता है 2 पार्किंग के साथ, एक कार पार्किंग और एक बाइक पार्किंग। तो हमारे पास कार है नहीं, तो इसमें हम बाइक खड़ी करते हैं, कार बाद में लेंगे। तो ये पूरा हाउस टूर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले बताते हैं जापान में घर लेने का प्रोसेस और यहाँ क्या बेनिफिट मिलते हैं और यहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी। तो जी घर दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी अपनी बैक स्टोरी बता देता हूँ, ताकि आपको पता लग जाए इस घर की इंपॉर्टेंस है क्या मेरे लिए। तो मेरे पापा जी ने पूरी जिंदगी पुलिस में नौकरी करी है, और वो जिला पुलिस या ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, वो पुलिस थी प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी। आप सर्च करोगे PAC तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो हमारी पूरी जिंदगी ना PAC के क्वार्टर्स में बीती है। हम अपने घर को ना घर भी नहीं बोलते थे, हम क्वार्टर ही बोलते थे कि पापा क्वार्टर पे हैं, मम्मी क्वार्टर पे हैं। तो घर का कंसेप्ट ऐसे ना हमारी लाइफ में बहुत लेट में आया, और हम ऐसा भी नहीं है कि एक ही जगह पे हम रहे हो तो वो घर जैसा लगने लगे। हमारा 2 साल बाद ट्रांसफर हुआ, 3 साल हम सीतापुर से बरेली गए, बरेली से फिर सीतापुर, सीतापुर से गाजियाबाद, उसके बाद सीतापुर में भी 5 घर बदले। तो हर 2-2, 3-3 साल में हमारा घर बदला। बागपत, औरैया, मेरठ, गाजियाबाद, हर जगह हमने 2-2 साल, 3-3 साल बिताए हैं। तो ऐसा ना घर वाली फीलिंग नहीं थी हमको कि एक जगह पे जब आप रहते हो तब वो नेबरहुड, आपके बचपन के दोस्त वगैरह सब एक साथ आप बड़े होते हैं ना, तो आपको घर का कंसेप्ट पता लगता है कि ये हमारा घर हुआ करता था ऐसा। तो हमारे लाइफ में उसका कंसेप्ट नहीं था। तो वही जब पापा का रिटायरमेंट होना था, तब ये होता है कि गवर्नमेंट अपना घर वापस लेती है रिटायरमेंट होते ही। फिर पापा ने सोचा कि मैं अपना एक घर खरीद लेता हूँ। फिर पापा ने लोन अप्लाई किया और लोन उनका अप्रूव हुआ और उन्होंने घर लिया। लेकिन हाँ, सिटी से थोड़ा बाहर था, लेकिन ये हो गया था कि चलो अब घर हो गया है, जब रिटायर होंगे घर वापस करेंगे, गवर्नमेंट को क्वार्टर वापस करेंगे, उसके बाद हम इस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो पापा ने उसका लोन लिया, लोन भरना शुरू किया, और एक घर हो गया कि चलो अब हम किसी एक कमरे को ना घर बोल सकते हैं। फिर उस टाइम पे क्या हुआ, मैं जापान आ गया, और मतलब 21 साल में जापान आ गया था। और जब 25 साल का हुआ तो थोड़ी बहुत मैंने पैसे इकट्ठे कर लिए थे। फिर मैंने सोचा जब तक पापा रिटायर होंगे तब तक एक घर मैं ट्राई करता हूँ लोन अप्लाई करने का, और मैंने लोन अप्लाई किया, थोड़ी सी डाउन पेमेंट करी जो भी सेविंग थी, और पूरा घर मैंने 2-3 साल में लोन मैंने चुका भी दिया। वही जापान में नौकरी करने का ये तो बेनिफिट हुआ था मुझे, ठीक ठाक पैसे थे। तो फिर वो घर मैंने ले लिया। तो पापा जब रिटायरमेंट हुए तो अपने वाले घर में नहीं शिफ्ट हुए, वो उस घर में शिफ्ट हुए जो मैंने लिया था। तो एंड ऑफ द डे क्या हुआ, जिस घर के लिए पापा ने पैसे जोड़े, लोन भरा, उस घर में कभी पापा नहीं रह पाए, और जिस घर के लिए मैंने लोन भरा, मैंने पैसे इकट्ठे किए, उसमें कभी मैं नहीं रह पाया। तो ये शायद पहला घर है जिसका लोन भी मैं भरूंगा, जिसमें रहूंगा भी मैं। और तो ये था मेरा ना क्वार्टर से लेके घर तक का सफर। अब कील गाड़ने में दीवारों में डर नहीं लगेगा। मकान मालिक को वो देने होंगे हमें डैमेज के पैसे, क्योंकि जापान में भी मैंने अपना बेड लिया था विद 4 साल पहले, 4 साल पहले शायद। उससे पहले मैं जमीन पे ही सोता था, कि वही दिमाग में थॉट प्रोसेस था, वही क्वार्टर वाला ना, कि अरे हम तो 2 साल बाद घर छोड़ना ही है, तो क्या बेड लेना, क्या गेमिंग चेयर लेना, क्या टेबल लेना। तो अब धीरे धीरे ना ऐसा लग रहा है कि ये घर है, इसमें ये करूँगा, इसमें ये करूँगा, इसमें पार्किंग में यहाँ खड़ी करूँगा, गाड़ी यहाँ खड़ी कर सकता हूँ। तो अब थोड़ा सा ना वो घर वाली सेंस आ रही है। तो जी ये तो थी छोटी सी बैक स्टोरी जो मैं बताना चाह रहा था, ताकि लोगों को पता लग जाए कि इस घर की इंपॉर्टेंस मेरे लिए क्या है, क्योंकि मे बी बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ ना हो, लेकिन मेरे लिए ये क्वार्टर से लेके घर तक का सफ़र था। बाकी इस वीडियो शुरू करते हैं, और हाउस टूर मैं एंड में डालूंगा। उससे पहले मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि यहाँ घर लेने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ आपको आइडिया लग जाएगा कि जापान में घर लेने का प्रोसेस क्या होता है। तो जापान में ना घर लेना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास PR हो तो घर लेना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जब लोन अप्लाई करते हो ना और आपको घर मिलता है, तो आपको कोई डाउन पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम है ना कि आप जो रेंट का अमाउंट पे कर रहे हो वही लगभग लोन में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, हम जब घर देख रहे थे तो हमारी सबसे प्रायोरिटी थी कि हमें अपार्टमेंट मिले तो कम से कम फर्स्ट फ्लोर का मिले, क्योंकि हमारे पास विली है, वही विली को कैरी करना और उसे फिर वॉक के लिए ले जाना। हम दिन में 2 बार ले जाते हैं, एक बार सुबह एक बार शाम को। तो सबसे बड़ी दिक्कत वो थी, और दूसरी हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी मोटरसाइकिल की। तो जापान में क्या है ना, यहाँ पे रूल्स हैं पेट के और मोटरसाइकिल के। तो जो अगर आपका पेट है तो उसके साइज़ के हिसाब से उन्होंने बना रखा है कि आपका पेट इतने साइज़ का होना चाहिए तो इस अपार्टमेंट में अलाउ है। और मोटरसाइकिल का क्या सीन है कि
कार पार्किंग आपको लगभग हर अपार्टमेंट में मिल जाती है क्योंकि उसमें मल्टी लेवल पार्किंग होती है, तो बाइक उसमें पार्क नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये भी हो रही थी, तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम ऑप्शन हो गए थे हमारे पास घर लेने के। अच्छा, जब हमने घर देखना शुरू किया था तो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न था घर की लोकेशन को लेके भी। मैं सोच रहा था ऑफिस के पास मिल जाए, मेरा कम्यूट वगैरह कम हो जाए, लेकिन जो टीना का डिसीजन था वो मुझे ज़्यादा सही लगा। Before we used to live in Tenma, and Tenma is a really good place for young people, young generation. But because we're moving, the police told me it's really good for us to move. And I've heard like Juso, Nishinadi, like Mikuni around there is Namba is not a good place to raise your children up. So I'm glad we chose this area, and that was one of my concerns. और बहुत सारी एरिया यहाँ पे ना जहाँ पे इज़ाकाया और बार्स वगैरह बहुत हैं, तो लोग दारू पी के सुबह वहीं ट्रेन लेते हैं, फिर उसी स्कूल से बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो कुछ एरिया सेफ नहीं माने जाते। तो हमें पुलिस ने आके खुद बताया था, जब हम घर शिफ्ट कर रहे थे, वो उसने नॉक किया, सर्वे के लिए आया था वो। इस तरह के एरिया में सर्वे के लिए पुलिस आते हैं, तो उन्होंने नॉक किया, उन्होंने देखा डब्बे वब्बे पैक है, उन्होंने कहा आर यू गाइस मूविंग आउट, मतलब जैपनीज में बोला कि आप लोग घर छोड़ के जा रहे हो। हमने कहा हाँ, तो उसने कहा चलो मुझे अच्छा लगा तुम लोग यहाँ से जा रहे हो। तो क्रक्स वही है कि जहाँ पे जैसे दारू वारू ज़्यादा होती है ना, फिर वो उसके लिए सेफ़ नहीं हो जाता, क्योंकि सब लोग एक ही स्टेशन और एक ही एरिया में सब इज़ाकाया वगैरह होते हैं, तो वो लिए सेफ़ नहीं होते हैं। तो जब आपने घर वर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद प्रोसेस आता है आपका लोन का, क्योंकि घर के अमाउंट पे आपका डिपेंड करता है। आप उतना अमाउंट कंपनी को पिच करते हो, तो बहुत सारे बैंक होते हैं, वहाँ आपको पिच करना होता है। तो मेरा जो बैंक है वो UFJ है, और वहाँ से मैंने अप्लाई किया क्योंकि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक मिल रहा था। तो इसमें ना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मेरा है 0.59। तो पहले तो ये 0.2 और 0.3 के आसपास भी था, लेकिन अभी रिसेंटली बढ़ा है, तो फिर भी बहुत कम है। मतलब 0.59 इंडिया में कितना है, शायद 9, 10, 11, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, आप लोग कमेंट में लिखना। तो जी फाइनली दिन आ गया है, आज हम जा रहे हैं अपनी चाबी वाबी लेने। आज मतलब सारा सेटल हो जाएगा, घर मेरे नाम पे हो जाएगा। बोला है उसमें लगेगा 2 घंटा लगेगा प्रोसेस में, और जो ओनर होंगे उनसे मिलेंगे और वो सारी चीज़ें समझाएंगे। टीना, आर यू एक्साइटेड? This is my dream come true. In Japan, buying house, like buying land is a huge thing. अच्छा, घर लॉक हो जाने के बाद हमें करना है मूव। 2-3 स्टेप होते हैं। पहले आपको अपने पुराने घर वाले को बताना होगा, उसका कॉन्टैक्ट समझना होगा, कितने महीने का कॉन्टैक्ट बचा है, कितने आपने की मनी दे रखी है, कितने आपने डिपॉजिट दे रखे हैं, कितना डैमेज हुआ है, क्या कटेगा, वो सारी चीज़ें क्लियर करनी है। और फिर डे आता है मूविंग का। तो जापान में इस तरह के डब्बे देते हैं ये लोग। इस कंपनी का नाम है बेस्ट हिकोशी, नॉट स्पॉन्सर्ड। और फिर हमें ऐसे पैक करने पड़ते हैं। तो ये सारे हमने पैक कर दिए, और इन सब में लिख दिया है शूज़ कौन से फ्लोर पे जाएगा, और इसमें डेस्क है 3rd फ्लोर। तो ऐसे करके सारे डब्बों में उन्होंने मार्क कर दिए, और ये सारा सामान है जो हमें आउटडोर्स के लिए रखना है। और इस तरह का जो कूड़ा होता है, जैसे ये कूड़ा हमें फेंकना है, ये कूड़ा फेंकना, तो ये सोदाईगुमी में जाता है। इसको हम नॉर्मल क्या ऐसे ही फेंक नहीं सकते। हाय, कोरे गोमी। इन सब के लिए ना हैंगर बना रखे हैं उन्होंने सेट, उससे कवर कर देंगे पूरा। ये सारा है कि डैमेज ना हो दीवारों पे। ये पूरा इन्होंने पूरा ट्रक लेके आए हैं, ये फ्लोर पे लगा देते हैं ताकि डैमेज कुछ हो ना। तो भाई सारा निपटा दिया। कोरे वा 14 7万これ引っ越しのお金そのままでいい怒られる70,000 ये ना। मैंने कहा ऐसे ही ले लो, मना कर रहा ना सिखाओ। देख रहे हो पैकिंग की टेक्निक दे, एकदम बढ़िया वाली। हाय ここで大丈夫ですね。お金はそこで払います。お金はそこはいはいはい。あとも忘れ物ないですか。ないです。どこの国ですか。あ、インド。ダンスの国。डांस रुकनी सो ये वाला पूरा ट्रक जो है पूरा भर गया, एक ट्रक में आ गया सामान। ओके, じゃあ行きますんで。はいはい。यस। तो यहाँ पे कबाड़ में ऐसे फेंकने वाला सामान होता नहीं है, तो हमें ना सारा खुद फेंकना होता है। तो हमने वॉशिंग मशीन वगैरह जिमोती में डाल दिया, तो जिमोती में डाल सकते हो। अभी ये सारा सामान रहता है, ये बाहर रखना। तो जब घर लौटाना होता है तो पूरा साफ़ करके देना होता है। अब जैसे बाहर की सारी चीज़ें साफ़ करी हैं, यहाँ की करी हैं, और अभी 2 बंदे आए हैं। अभी मुकेश भाई ये AC का साफ़ कर रहे हैं, तो एक एक चीज़ साफ़ करनी होती है। अब जैसे ना ये इन सब के पैसे लेंगे, जैसे हल्का सा काला हो गया, यहाँ कंप्यूटर टेबल थी मेरी, मैं पैड लगाता था, तो ये काला हो गया, इसके फ़िल्टर साफ़ कर रहे हैं, एक एक चीज़ चेक हो गई। अभी गलती क्या हुई हमसे, ये देखो ये निकल गया, इसको फिक्स करना है, ये सारी चीज़ें निकालेंगे, ये निकालेंगे, तो ये वॉलपेपर ना निकल जाता है। तो ये देखो यहाँ भी निकल गया। अब ये चार चीज़ें फिक्स करनी है, तो ये जो है ये लगेगा यहाँ पे, यहाँ से घिरा है ये। अब इसको लगाना है, तो इसके लिए ना यहाँ पे ऐसे किट आती है,
होठ में चिपक गया। कॉर्नर पे भी लगा देना। अब दिखाना रोलर। ओ सही नहीं हो गया। हो गया, दिख ही नहीं रहा। बताओ कहाँ पे था। या सही काम कर गया। तो यहाँ पे जो हल्के हल्के काले काले डॉट हैं, इसको साफ करने के लिए भी मैंने यही यूज़ किया है। अभी मैंने ट्राई किया, ये बना इस चीज़ के लिए नहीं है। और अब देखो जादू, टिनिंग, 1-2 लेयर चढ़ा के बिल्कुल मर्ज हो जा रहा है। जापान में ना हर चीज़ को साफ़ करने की अलग चीज़ें आती हैं। जैसे ये देखो, ये है पाइप क्लीन करने को। इसमें क्या करना है, इसको यहाँ लगाना है और इसको दबाना है। वो देखना, ये देखो, ये सारा झाग यहाँ से आ गया। ये पूरे ना पाइप से होता हुआ अंदर से झाग यहाँ से निकल आया है। तो कोई गंदगी नहीं थी, वरना लोगों का बहुत गंद निकलता है। अब जब पुराने घर की चाबी लौटाते हैं तो पूरे घर का निरीक्षण होता है, और बहुत ही पैनी नज़र से एक एक चीज़ चेक हो रही है। सारे कर्टन वर्टन हिला के, एसी ऑन करके, लाइट ऑन करके। प्रो क्या रहा, प्रो है भाई। तो हमें अगर नौकरी चलेगी तो मैं ये काम तो शुरू कर सकते हैं। बस एक दिक्कत लग रही है, वो इसकी है, ये पता नहीं कहाँ से दाग लग गया। अभी वो नाप रहा है, देख उसका वॉलपेपर का साइज़ नाप रहा है। तो फाइनल जो है वो हो गया। डैमेज के 3 लिए उसने, 3 मान, 5 मान वो क्लीनिंग और चाबी के लिए, और तो 8 मान ये हुआ। और बाकी 1 महीने का रेंट, जो दिसंबर का मेरा रेंट है। और भले 20 दिन में रहूँगा नहीं, लेकिन वो पूरे महीने का रेंट जाता है, तो वही 2 लाख का खर्चा आएगा, 2 लाख कुछ का। ठीक है, मतलब इतना महंगा पड़ा नहीं। मैं इससे पहले डैमेज के ज़्यादा रुपये दे चुका हूँ। अगर ततामी वाला कमरा होता है ना तो बहुत रुपये लग जाते हैं। पांडे निवास में आपका स्वागत है। तो जी ये है हमारा पांडे निवास। हम हिंदी में लिखवाना चाहते थे लेकिन फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं थे, तो हमने काताकाना और इंग्लिश में लिखवाया है। और यहाँ पे है लेटर बॉक्स, तो अगर कुरियर आता है तो यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये है हमारे घर की एंट्रेंस, और सिंपल वही है, क्योंकि अभी अनलॉक है तो हम अंदर जा सकते हैं। विली विली बाहर आने वाला था, कम हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही दरवाजा खुलता है विली यहाँ से ट्राई करता है जो बाहर जाने की। जो जापानीज़ घरों में सबसे पहले जो एरिया पड़ता है घुसते ही, वो पड़ता है गेंकान। तो गेंकान एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे जूते उतारते हैं घर में घुसने से पहले, और हमेशा ये ना एक रेस्ड प्लेटफॉर्म होता है जो घर के प्लेटफॉर्म से नीचे होता है, जहाँ पे मतलब बाहर के लोग जूते उतारें और जूते उतार के अंदर जाएं। और अंदर पहनने के लिए अलग स्लीपर्स होती हैं, वो आप वहाँ देख सकते हो, वहाँ पे हमने स्लीपर रखी हुई हैं। तो ये हमारी शू रैक है, इसमें भिन्न भिन्न तरह के शूज़ दिखेंगे। इसमें मेरे हाइकिंग के शूज़ हैं, मतलब बूट्स मेरे पास वही हैं जो शायद पहली बार भी दिखाए होंगे। ये पैलेडियम के हो गए, ये राइडिंग बूट्स हो गए, ये रॉयल एनफील्ड के राइडिंग हो गए, ओनित्सुका टाइगर, ट्रिप मशीन, ये एक और हाइकिंग के बूट्स लाया था, ये भी राइडिंग बूट्स हैं। मेरे पास मुझे लग रहा है मेरे नॉर्मल बूट्स कम है, मोटरसाइकिल के बूट्स ज़्यादा हैं। ये जैक एंड जोन्स के हैं, ये वाइब्रम 5 फिंगर्स हैं, ये जिम के हैं, ये मेरे राइडिंग के हैं। तो मुझे लग रहा है मेरे पास राइडिंग के ज़्यादा ही बूट्स हो गए। तो जो घर के ग्राउंड फ्लोर पे 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो बाहर 2 पार्किंग है, एक कार की एक बाइक की, और दूसरा यहाँ पे शू रैक है, पीछे बेडरूम है, इधर स्टोरेज है, इधर टॉयलेट है, और इधर भी एक स्टोरेज है। और यहीं पे आपको ये पैनल दिख रहा होगा, ये है दरवाज़ा अनलॉक या लॉक करने का। तो इसको बस यहाँ दबाना है, ये लॉक हो गया, इसको यहाँ दबाना है, ये अनलॉक हो गया। अभी मैं अनलॉक का बताऊंगा तो ये अपने आप ऑफ होगा। तो वैसे ये जो लॉकिंग सिस्टम है ये टॉप फ्लोर पे भी है, सेकंड फ्लोर पे भी है, क्योंकि वो लिविंग एरिया है, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। यहीं से इधर आएंगे तो एक और स्टोरेज है। तो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे एक स्टोरेज ये भी है, जिसमें हमने अपने मोटरसाइकिल का सामान रखा हुआ है। तो यहाँ पे गॉगल्स हैं, ये गॉगल्स हैं, ये हमारा AGV का हेलमेट है, ये पिलियन हेलमेट है, ये हमारा शोए का हेलमेट है, जिसके गॉगल हम मौसम के हिसाब से स्विच कर सकते हैं। और ये है हमारा बेडरूम, यहाँ पे मेरा बेड है, यहाँ पे जय का बेड है, और ये रहा विली का बेड। तो विली के बेड हमने तीनों फ्लोर पे रखे हैं, एक एक बेड। तो विली के इस घर में 3 बेडरूम है, हमारे बस एक ही बेडरूम है। इधर हमारा वॉकिंग क्लोजेट। तो वॉकिंग क्लोजेट की अगर बात करूँ तो ये रहा वॉकिंग क्लोजेट। तो ये पूरा इन्होंने कपड़ों के लिए बना रखा है, मतलब सारे कपड़े मेरे आ गए इधर। तो इसमें इधर मेरी जैकेट है, इधर टीना की जैकेट है, और ऊपर रखे हैं फुतौन, जो अगर गेस्ट वगैरह आ जाए तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम। अच्छा, घर की सारी विंडोज़ में एक चीज़ है, एक तो इन्होंने ऐसे ब्लाइंड्स दे रखी हैं, और दूसरी एक शील्ड दे रखी है, और एक तीसरी चीज़ दिखाऊँ, इन्होंने इस तरह से ना, अभी कभी टाइफून वगैरह आता है तो उसके लिए ऐसे शटर लगा रखे हैं, और ये पूरे घर में लगा रखे हैं, तो बाहर से कभी कोई चीज़ पत्थर वत्थर उड़ के ना आए, इसलिए पूरे घर में इन्होंने शटर दे रखा है। और ग्राउंड फ्लोर पे ही बेडरूम के बगल में है हमारा टॉयलेट। अब टॉयलेट आपको दिखाते हैं। जापान के टॉयलेट ना बहुत ही आधुनिक होते हैं, इसका पूरा सिस्टम दिखाते हैं। तो ये हो चमत्कारी टॉयलेट, और ये कंट्रोल होता है इस बटन से। तो इसमें बहुत सारे बटन हैं, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि जापानीज़ टॉयलेट स्पेशल होते क्यों हैं। तो ये है
ये बड़े मलमूत्र के लिए है, मतलब नंबर 2 के लिए। ये छोटे मलमूत्र के लिए, छोटी मोटी धार आई हो। ये है हल्का सा पानी घुमाने के लिए, मतलब इको मोड होता है, ये सबसे लेस स्ट्रांग होता है। तो ये जो तामझाम है, इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले बटन यही 3 है। इसमें क्या होता है, ये आपके नितंबों पे धीरे से पिचकारी मारेगा, ये आपके नितंबों में पूरा जोर लगा के पिचकारी मारेगा, और ये महिलाओं के लिए है। इसमें पावर आप डिसाइड कर सकते हो, जैसा भी मिनिमम है ये मैक्सिमम है। तो अब अगर आपको मैनुअल मज़े लेने हैं तो ये है, ये उसकी डायरेक्शन ऊपर नीचे ले जाएगा। मान लो आपके नितंबों के छिद्र को अगर वो नहीं ढूंढ पा रहा है, तो इससे आप डायरेक्शन कम ज़्यादा कर सकते हो, ऊपर या नीचे। ये है अगर आपकी कोई दुर्गंध आ रही हो तो उसमें स्मेल वगैरह कम कर देगा। तो ये जो क्लीनिंग का है, इससे दबाओगे तो क्लीनिंग कर देगा। और यहाँ पे लिखा है कि नोजर, अब क्योंकि वो अंदर ही रहता है तो इसका जो क्या दिन आ गया, टॉयलेट की वीडियो बनानी पड़ रही है। तो इसका नोजल हमेशा छुपा हुआ होता है। तो इसको अगर साफ़ करना है तो ये हुआ इस बटन से, तो इससे बाहर निकलता है। और ये जो बटन होते हैं, ये होता है टेम्परेचर के लिए। तो आपके कूल्हों को अगर ठंड लग रही है तो आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, कूल्हों को गर्मी लग रही है तो आप इसको कम कर सकते हो। बाकी ये टाइमर है और पावर सेविंग वगैरह का। और सूत्रों की माने तो एक बटन और आने वाला है जापान में, जिसमें साक्षात हाथ आएगा और आपका पिछवाड़ा धोएगा। तो क्या है, जापान के घर के टॉयलेट में इतनी तो टेक्नोलॉजी होती ही है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है जापान के टॉयलेट में जो इसमें नहीं है। वो कॉमर्शियल बिल्डिंग्स और ट्रेन्स या ऑफिस वगैरह में होती हैं। वो क्या होता है कि जैसे आप बलबूत निकालते टाइम कभी कभी आवाज़ निकल जाती है ना, पड़क सी, या फिर पड़ 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 तो इस तरह की आवाज़ निकलती है। तो उसमें क्या होता है कि इसमें ना मेलोडीज इंस्टॉल होती हैं, चिड़िया की आवाज़ हो गई या फिर छोटी सी की म्यूजिक हो गई, वो आप बजा सकते हो। या पानी की जो आवाज़ होती है, चल 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 वाली आवाज़ होती है, इस तरह के ऑडियो आप प्ले कर सकते हो, जिससे आस पड़ोस के टॉयलेट वालों को पता ना लगे कि अंदर क्या धूम धड़ाका कर रहे हो आप। और ऐसा भी होता है कि अगर आपके धूम धड़ाके के साथ थोड़ी बहुत सुगंध भी आप छोड़ के जा रहे हो, तो उसके साथ क्या होता है, बटन दबा दो तो वो ना सारी स्मेल वगैरह क्लियर करके अगला बंदा आए तो उससे ऐसे ना सरप्राइज ना मिले। तो इस तरह के टॉयलेट भी यहाँ पे होते हैं। वो घर में नहीं होते हैं, वो वाले टॉयलेट आपको मिलेंगे नॉर्मल ऑफिस वगैरह की बिल्डिंग में। अब चलते हैं हम ऊपर। तो जी ये है हमारी कार पार्किंग। यहाँ पे मतलब इतनी बड़ी है कि 7 सीटर कार आराम से आ सकती है। अभी हमारे पास कार है नहीं, तो हम खड़ी करते हैं अपनी बाइक यहाँ पे। इस पार्किंग में सिर्फ खड़ी होती है हमारी बाइक। एक और पार्किंग है, वहाँ खड़ी होती है साइकिल। तो ये एक और पार्किंग है, तो यहाँ पे आराम से बाइक खड़ी कर सकते हैं, लेकिन हम खड़ी करते हैं अपनी साइकिल और अपना स्टोरेज यहाँ पे रखते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, हमारी 2 पार्किंग है, एक कार की एक बाइक की, और हमारा बेडरूम है, एक टॉयलेट हो गया और 2-3 स्टोरेज हो गए। अब हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, जो हमारा मेन लिविंग एरिया है। तो सेकंड फ्लोर जो है वो कनेक्टेड है स्टेयर्स के थ्रू। और यहाँ पे ना मैंने ये लगा दिए हैं, दिखाता हूँ। ये सेंसर लाइट्स हैं, तो बार बार लाइट बंद करनी पड़ती है, तो इसमें सेंसर लगे। तो जब आप सीढ़ी पे आओगे वो अपने आप जल जाता है। तो दिन में नहीं, ये रात में काम करते हैं। और अब चलते हैं हम अपने लिविंग एरिया में, आ जाओ। और ये सेकंड फ्लोर पे है हमारा लिविंग रूम। तो जब मैं काम नहीं कर रहा होता हूँ तब मैं इसी कमरे में होता हूँ। इसमें ना यहाँ पे इन्होंने शटर दे रखा है, ये पूरा कमरा ब्लैकआउट कर देता है। और इसमें भाई ये सारी ब्लाइंड्स हर जगह दे रखी हैं। अब क्योंकि हमारे घर पे जय भी है, तो हमने इसको पूरा चाइल्ड प्रूफ कर रखा है। हमने ये सारे ना यहाँ पे इसके कॉर्नर्स वगैरह कुशन से कवर कर रखे हैं, जिससे बच्चे कभी मतलब टकराए ना। और ये भी है, ये भी कभी टकराए ना। तो ये मेरे लिविंग एरिया का अदर साइड है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैं इधर बीवी और इधर कुत्ता, सॉरी ये बीवी और ये कुत्ता इधर बैठे हुए हैं। तो इसके पीछे हमारी इधर है, इधर एक शेल्फ है, स्लाइडिंग शेल्फ है, दिखाता हूँ आपको। तो ये और ये जो फर्नीचर है ना, ये लेने का मेरे को बिल्कुल मन नहीं था। टीना ने बहुत लड़ाई करी मेरे साथ। इसका कोई यूज़ नहीं है घर में, खाली ये है ना, ये टीना को ये अच्छा लगा, ये स्लाइड होता है और इसमें कुछ भी नहीं है। और ये काउंटर टेबल है। जब डाइनिंग टेबल है तो पता नहीं काउंटर टेबल लेने की क्या जरूरत थी, लेकिन वही टीना मानी नहीं। और हाँ, ये जो मेरे पीछे विंडो है, इसमें भी शटर और ब्लाइंड्स दोनों ही हैं। तो यहाँ पे जितनी भी विंडो है, छोटी बड़ी, सब में इन्होंने मेटेलिक शटर लगा रखे हैं। अब दिखाते हैं आपको किचन। तो यहाँ आ गए हम अपने किचन में। तो किचन यूजुअली जापान में क्या होता है ना, वो लिविंग रूम के साथ अटैच होता है। तो यहाँ पे खाना बना के रख दो और खाने वाला बंदा यहाँ से उठा लेगा। तो किचन नॉर्मल सिंपल ही है। यहाँ पे एग्जॉस्ट है, यहाँ पे डिशवॉशर है, और ये मैंने कभी ज़िंदगी में यूज़ नहीं किया है, तो इसका मुझे पढ़ना पड़ेगा इसको यूज़ कैसे करते हैं। और ये सिंपल है वॉश बेसिन। इसमें ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बस इसमें ठंडा पानी इधर से आता है, गर्म पानी यहाँ से आता है, और ये पूरा का पूरा पाइप बाहर आ जाता है, कोई चीज़ रिंस करनी हो। और अगर इसको ऐसे करोगे तो स्ट्रीम आता है, इसमें करोगे तो शावर आता है। अगर मैं इसको दबा देता हूँ तो ये चेंज हो गया, इसका मतलब ये पीने का पानी है। तो इसमें 2 मोड है, नॉर्मल यूज़, पीने वाला यूज़। और नल का पानी पीना यहाँ ऐसी कोई लग्जरी नहीं है, ये एक बेसिक नेसेसिटी है जो जापानीज़ गवर्नमेंट यहाँ रहने वाले हर एक बंदे को देती है। साफ़ हवा और साफ़ पानी। और मेरे पीछे आप ये भी देख पा रहे होगे, और ये किस लिए है आप ये भी देख पा रहे होगे। तो कभी कभी बिल्ली और जय ना रेंगते रेंगते यहाँ आ जाते हैं। और किचन में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, चाकू, स्पून, नाइफ वगैरह, तो वो सब मुँह में ना डालने, इस वजह से उनकी सेफ्टी के लिए हमने ये लगा रखा है। तो ये है हमारी जापानीज़ गैस। ये सिंपल है, बहुत सारे घरों में इंडक्शन वाला होता है, हमें गैस वाला चाहिए था, तो ये गैस है। ये मुझे बेस्ट पार्ट लगता है, ग्रिल। इसको दबाओ और यहाँ पे आप चीज़ें ग्रिल कर सकते हो। देखो अंदर आग जल रही होगी। तो ये जो स्क्रीन है ना, इसका यूज़ मैं नीचे जाके बताता हूँ ये किस लिए है। तो अगर कोई नीचे से घंटी बजाता है तो यहाँ से दिखता है।
तो इसी दीवार पे और भी बहुत सारी चीज़ें लगी हैं। इसका तो मैंने बता दिया, ये मॉनिटर है जिससे आप मॉनिटर कर सकते हो कि कौन गेट पे है। इससे आप कॉल कर सकते हो, जिससे आप बात कर सकते हो कि क्या काम है या कुरियर बाहर रखना है या क्या रखना है। ये तो स्विचेस हो गए, इसको अनलॉक और लॉक करना है अगर उसको आपको अंडर एंट्री देनी है कि नहीं। और इसी में एक पैनल ये भी है, इसको बोलते हैं यूका दम्बो। इसको बोलते हैं फ्लोर हीटिंग का। तो जापान के जो मॉडर्न घर है ना, उसमें फ्लोर में हीटिंग आती है। तो नॉर्मली यहाँ रूम हीटर ऐसा कोई यूज़ नहीं करता है, वो लोग यूज़ करते हैं एसी का हीटर। और हाँ, बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि एसी में हीटर कब से आने लगा। तो जापान के एसी जो है उसमें हर एसी में हीटिंग और कूलिंग दो सिस्टम होते हैं। लेकिन फ्लोर हीटिंग इसलिए यूज़फुल है कि अगर मान लो आपका बच्चा खेल रहा है ज़मीन पे, या आप नंगे पाँव चल सकते हो, आपको सॉक्स पहनने की जरूरत नहीं है, पेट्स वगैरह हैं आपके पास, तो वो फ्लोर पे सो सकते हैं। तो ये पूरा ना ज़मीन गर्म कर देता है। तो ठंडियों में कभी कभी जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तब एसी से काम नहीं बन रहा हो तो आराम से यूका दम्बो ऑन करो, तो आराम से पूरा कमरा गर्मा गर्म कर दो। तो ये था यूका दम्बो। बहुत सारे बटन है इसमें। तो पास से दिखाऊं तो यूका दम्बो का पैनल कुछ ऐसा दिखता है। बस इसे खोलो, इसमें बहुत सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं। बस इसमें मेजर वही होता है कि आप इसमें टाइमर लगा सकते हो। आप जब सोने जाओ तो ये अपने ऑन ऑफ हो जाएगा, टेम्परेचर सेट कर सकते हो, और यही सब सीन है। तो ये फ्लोर है, ये वुडन है, और इसमें क्या होता है, हीटेड है सारा। तो जी ये है हमारी बालकनी। बिल्ली को ठंड लग रही है। एग्जैक्ट यही बालकनी हमारे पास थर्ड फ्लोर पे भी है। तो 2 फ्लोर पे बालकनी है, और यहाँ पे वही कपड़े वपड़े सुखा लो। ये जो लगा है ना, इसी पे पाइप लगता है, और यहाँ पे आप कपड़े वपड़े सुखा सकते हो। कहाँ पर है तो ये जो मेरा लिविंग एरिया है, इसी में यहाँ पे स्टोरेज और यहाँ पे टॉयलेट और वॉशरूम है। लेकिन इस घर का बेस्ट चीज़ लगी वो ये, इसका थर्ड फ्लोर यहाँ से कनेक्टेड है। मतलब यहाँ ना सीलिंग में गैप है, तो ऐसा नहीं लगता थर्ड फ्लोर पे बैठ के कि आप सेकंड फ्लोर की चीज़ें सुनाई नहीं दे रही हैं। आइसोलेशन बिल्कुल नहीं लगता, और आराम से मैं बात कर सकता हूँ अपने कमरे में बैठे हुए। तो ये पूरा खुला हुआ है, और यहाँ पे फ़ैन है, ये बस हवा सर्कुलेट करने के लिए है, लेकिन कनेक्टेड है तो ये अच्छा लगा मुझे। अच्छा, पहले मैं जिस घर में रहता था ना, वहाँ हमें कूड़ा अलग करके नहीं फेंकना पड़ता था। बर्नेबल, नॉन बर्नेबल, कैन, बिन, सारा हम इकट्ठा फेंक देते थे। मैं 10 साल से मैं जिस भी अपार्टमेंट में गया हूँ, वहाँ मैं कूड़ा इकट्ठा ही फेंकता था। लेकिन इको दाते में क्या होता है, आपको ना कूड़ा अलग अलग करके फेंकना होता है। जैसे हमें ना ये पन्नियाँ खरीदनी पड़ती हैं, ये इस सिटी की स्पेशल पन्नियाँ हैं जो कॉमनी में मिलती हैं। ये पन्नियाँ हमें खरीदनी पड़ती हैं, और इसके हिसाब से कूड़ा फेंकना पड़ेगा। और इसके लिए भी सिटी ने ना एक ऐप बना रखा है। उस ऐप में मेंशन होता है कि कौन से दिन कौन सा कूड़ा जाएगा। आपको बस अपना एड्रेस डालना है वहाँ पे, और वो आपको दिखा देगा। तो ये जो ऐप है ना, ये इन्होंने डाल के दिया है, और यहाँ पे डेज के हिसाब से लिखा हुआ है कि कौन सा कूड़ा कौन से दिन जाएगा। तो जय तब से उधर हंस रहा है, पता नहीं क्यों। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना बाथरूम वगैरह। उसमें थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी है। तो इसी लिविंग रूम के साथ अटैच है हमारा ये टॉयलेट, और पीछे है बाथरूम, और सेम टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो दोबारा टॉयलेट दिखाने का मतलब है नहीं, इधर टॉयलेट है। अब चलते हैं अपना बाथरूम दिखाने। तो जी ये जो है, ये हमारा लॉन्ड्री और सिंक वाला एरिया है। यहाँ बस मुंह धो लो, भंजन वंजन कर लो, वही सारा हिसाब है। और इसमें कुछ खास नहीं है, मतलब सिंपल शीशे वाली 3 शेल्फ दे रखी हैं, और कुछ नहीं है। अब आपको दिखाता हूँ अपना वो बाथरूम। अच्छा, जो पैनल लगा हुआ है, ये पूरे कमरा ना, अंदर जो शावर रूम है, थोड़ी देर में दिखाता हूँ, उसके अंदर का तामझाम कंट्रोल करता है। तो इसमें जैसे आप टेम्परेचर ऊपर नीचे कर सकते हो, अंदर फैन लगा है उसको कंट्रोल कर सकते हो। और ये जो है, ये वार्म एयर फेंकता है, और ये वाला जो ड्राई करता है, ये कोल्ड एयर फेंकता है, और ये ह्यूमिडिटी हटाता है। तो ये जो हीटेड वाला बता रहा था, इसको करके दिखाऊं। आप इसको दबाओगे, अब देखो वहाँ पे अपने आप वो पैनल खुल जाएगा। ये पैनल खुला, और इसको अगर आप डिह्यूमिडिफाई करना है तो इसको ऐसे दबा दो, तो ये 2 घंटे का टाइमर लग गया। अब इसको बंद कर दो, तो ये जो सारी भाप वाप है ना, सारी ह्यूमिडिटी इस कमरे से निकाल देगा, और कोई भी मोल्ड वगैरह या किसी भी तरह की सीलन नहीं होगी। तो उसका पैनल ये रहा। तो जी ये है जापान का शावर रूम। तो ये जैसे 4 LD के घर है, तो अगर 1 LD के घर होता है ना, तो शावर और टॉयलेट एक साथ होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये एरिया बड़ा है, तो शावर और टॉयलेट अलग अलग है। मेरे जो शुरू में जो मैंने 2 घर यहाँ पे रेंट लिए थे, वो 1 LD के और 2 LD के था। तो उसमें टॉयलेट और ये शावर आपका एक साथ होता है, यहाँ अलग अलग है। और इस तरह के शावर रूम में ना बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। और 2 चीज़ सिंपल है जो मैं दिखाऊँ, जैसे शावर हेड है, इसका आप पैटर्न चेंज कर सकते हो। उसमें गर्म ठंडा पानी आएगा, एक बटन दबाओ तो वो टैप वाटर बन जाता है, फिर ये बटन दबाओ तो वो शावर हेड में आ जाता है। ये तो नॉर्मल हर बाथरूम में होता ही है, लेकिन जो है स्पेशल है वो है ये चीज़। अब इसमें क्या है, जैसे इसमें जो मैंने बाहर सेटिंग बताई वो तो होती है, ठंडा, गर्म, और मतलब ह्यूमिडिटी निकाल सकते हो। तो उसका यूज़ कहाँ पे है कि जैसे ठंड होती है, ठंड में लोग शावर लेते हैं, और जैसे गर्म पानी बंद करते हैं, फिर टॉवल से पोंछा, फिर उनको ठंड लगने लगती है जैसे दरवाज़ा खोलते हैं। तो इसका क्या रीज़न है कि इसको हीट पे डाल दो, तो यहाँ से ना गर्म हवा आती है। तो ये एक तरह से ना आप नहाने से पहले सेट कर दो कि 15 मिनट पहले, शावर से पहले उसको हीट पे डाल दो, और फिर जब नहाने आओगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी। आपने शावर लिया, छोटे बच्चा हो जैसे वो 1 साल का हो, 2 साल का, उसको जैसे पानी से निकाला तो वो काम नहीं लगेगा।
तो उसके लिए बना रखा है ताकि ये कमरा भी हीटेड रहे, और जब वो इस कमरे से बाहर निकलेगा फिर तो फ्लोर भी हीटेड है, आपका एसी भी चल रहा है, हीटर भी चल रहा है उसमें। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। अब उसमें जो ह्यूमिडिफिकेशन का जो ऑप्शन है उसका रीज़न क्या है कि जैसे बाहर बारिश हो रही है, क्लाउडी मौसम है, या फिर कपड़े नहीं सूखे हैं और आपको टॉवल सुखानी है, तो उसको ना यहाँ टांग देते हैं। ये इसीलिए बना हुआ है, यहाँ 2 बने हुए हैं, तो आप यहाँ पे कपड़े टांग दो, इसको दरवाज़ा बंद करो, ये पूरा सील हो जाता है, और उसके बाद वो जो ह्यूमिडिटी हटाने वाला बटन है उसको दबा दो, और 2 घंटे और 4 घंटे जितनी भी सेटिंग कर दी है उसको लगा दो, तो ये अंदर से सारी ह्यूमिडिटी निकाल देता है। उसके बाद अपना हीटर पे डाल दो या किसी डाल पे, तो इस पर कपड़े भी सुखा सकते हो, और नॉर्मल अगर कपड़े नहीं भी सुखाने हैं और शावर लेके बस आप बाहर गए हो और इसको बंद करके इसको मतलब एग्जॉस्ट चलाना पड़ता है ना, जैसे यहाँ एग्जॉस्ट नहीं है और यहाँ पे एक छोटी सी विंडो है तो वेंटिलेशन इतना नहीं है, तो वो सारी ह्यूमिडिटी इससे निकल के चली आती है। तो ये 2-3 छोटे-मोटे ऑप्शन है, और एक आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ये भी डिवाइस अब इसका बताता हूँ। अब इसमें क्या है कि ये ना बाथटब के लिए है, तो इसको आप खोलोगे, इसमें बहुत सारी सेटिंग बनी है और ये बाथटब के लिए है, तो इसमें ऑटोमेटिक पानी भर जाता है जो भी आप टेम्परेचर डालोगे, और वो जैसे पानी यहाँ भर जाएगा वो यहाँ से निकलेगा। अब वो आराम से पानी भर जाएगा, फिर उसको इस चीज़ से आप ढक सकते हो और आराम से 2-3 घंटे बैठो। जैपनीज़ लोग तो 2-3 घंटे बैठते हैं, मेरे से 5-10 मिनट भी नहीं बैठा जाता। तो वो लोग इसमें सोप बबल्स डाल देते हैं, वो लोग इसमें मसाज मतलब एरोमा वाले पाउडर्स आते हैं, मसल रिलैक्स वाले पाउडर आते हैं, तो वो सब डाल के एक बाथ बनाते हैं और बैठे रहते हैं इसी में। इसी में ना बहुत सारी सेटिंग्स हैं, जैसे ऑटो ऑफ, ऑटो ऑन, पानी कब गर्म हो जाएगा, कितने टेम्परेचर पे चाहिए, और आप इसमें कॉल भी कर सकते हो, जो कि अंदर किचन में जो स्पीकर लगा हुआ है उससे आप बात कर सकते हो अगर आपको कुछ चाहिए या आपको बात करनी हो, तो ये चीज़ उसके लिए लगी हुई है। तो जी पहला और दूसरा फ्लोर निपट गया है, अब हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर जो है पूरा वर्किंग एरिया है, मतलब एक मेरा कमरा है जो मेरा स्टूडियो और मेरा ऑफिस है, एक टीना का रूम है और एक है जय का रूम। तो ऊपर इतना खास नहीं है, बस मेरे रूम के अलावा, बाकी तो बोरिंग है। तो जब से कोविड वाला सीन हुआ था ना, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम जापान में काफ़ी बढ़ गया है, तो मेरा हफ्ते में 3 दिन वर्क फ्रॉम होम होता है, 2 दिन मैं ऑफिस जाता हूँ। तो पुराने घर में क्या था ना, लिविंग एरिया के जस्ट पड़ोस में मेरा रूम था, तो उसमें कभी जब टीना काम कर रही होती तो उसे जूम मीटिंग म्यूट करनी पड़ती थी, कभी मुझे, कभी वो टीवी नहीं देख पा रही, कभी मैं गाने नहीं सुन पा रहा। बेडरूम भी सेम फ्लोर पे है, ऑफिस भी सेम फ्लोर पे है, लिविंग रूम भी सेम फ्लोर पे है, तो फोकस नहीं हो पाता था एक काम के लिए। तो इस घर के लिए मुझे चाहिए ही चाहिए था कि मेरा ऑफिस रूम अलग हो, तो हम तीनों ने एक-एक कमरा ले लिया है, एक कमरा टीना का है। तीनों कमरे जो हैं बिल्कुल रेप्लिका हैं, सब में स्टोरेज है, सब में रूम है। तो मैं टीना और जय का कमरा थोड़ा-सा दिखाता हूँ, अपना वाला मेन दिखाता हूँ। तो अभी ये सीन है, अब मेरा वाला कमरा दिखाता हूँ, पहले टीना का दिखाता हूँ। तो ये जो लिविंग एरिया है, तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से आप पूरा नीचे देख सकते हो। तो थर्ड फ्लोर से वो वहाँ जय दिखता है मुझे। जय। और ये है जय का रूम, ये है टीना का रूम और ये रहा मेरा रूम। तीनों एक ही फ्लोर पे हैं, और ये जैसे टीना का रूम है तो इसमें टीना अपना जब ऑफिस शुरू करेगी उसके बाद अपना यहाँ काम करेगी, तो अभी ये ब्लैंक पड़ा हुआ है। जय का रूम दिखाता हूँ, तो ये जो है ये जय का रूम है, और इस रूम में अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक हमने कारपेट डाल रखी है। तो जब वो 4-5 साल का हो जाएगा, जब ड्राइंग करने लगेगा, तो हमने उसके लिए रूम रखा हुआ है। तो अभी तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको नॉर्मल लॉक करके रखेंगे। बाकी विंडो, तीनों कमरों में एक विंडो है, एक एसी है, ये जय का टॉयज़ का सेक्शन है, और यहाँ पे जय के कपड़े हैं। तो मेरे से ज़्यादा कपड़े तो जय के हैं। तो अब ले चलता हूँ आपको इस पूरे घर के सबसे अच्छे कमरे में, जो कि है मेरा कमरा ऑफ कोर्स। हाँ जी, तो ये है मेरा रूम। तो वैसे मैं स्टूडियो टूर पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो चली नहीं थी, 80,000 पे अटक गई थी। तो उस वीडियो में बड़ी मेहनत करी थी, तो मैं उतनी मेहनत तो नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में, लेकिन हाँ, उस वीडियो की मेहनत देखनी है तो मैं थोड़ा-सा डाल देता हूँ। तो इस बार मुझे डेस्क टूर की वीडियो बनानी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इसे मैं कैसे इंटरेस्टिंग बनाऊं। भले ही मेरे पास महंगा टेबल और चेयर नहीं है, और ना ही 4K डिस्प्ले वाला मॉनिटर है, कैमरा भी साला APS-C है, और वेबकैम तो कतई घसी है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो में लिंक दे दूंगा, तो आप मेरे पुराने जो स्टूडियो टूर की वीडियो वो देख सकते हो, और लगभग सारा सामान वही है। कुछ चीज़ें मैंने अपग्रेड करी हैं, उसमें से जो मेजर अपग्रेड्स हैं वो है ये चेयर और एक ये टेबल। तो इस टेबल की 4 सेटिंग्स हैं, 1 2 3 4, ये अपनी हाइट अनुसार ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो एक तरह से ना काम आती है स्टैंडिंग डेस्क की तरह। और फाइनली क्योंकि मैं दीवार पे कील गाड़ सकता हूँ, उसके पैकबोर्ड्स ऑर्डर किए थे, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं। चेयर ये नॉर्मल गेमिंग चेयर है, और बाकी थोड़ा देख रहे हो ढिच्चे की लाइटें लग रखी हैं। और हाँ, एक चीज़ आपने गौर करी होगी, इस घर में सारी दीवारें अभी सुनी सानी हैं। इस दीवार में थोड़ा सा मैंने यूट्यूब का प्ले बटन लगा दिया है, बाकी यहाँ पे अभी कोई फैमिली पिक्चर्स, कोई भगवान की पिक्चर्स या कोई भी पेंटिंग कुछ भी हमने लगा रखा। तो आधा सामान ना एक्चुअली अभी सारा पैक्ड है, तो अभी हमें 1 हफ्ता हुआ आए हुए, तो धीरे धीरे हम सारी वो चीज़ें अनबॉक्स करेंगे और दीवारों पे लगाना शुरू करेंगे। प्रॉपर स्टूडियो टूर की वीडियो अगर पुरानी देखोगे तो समझ जाओगे,
तो इसमें मैं सारी एक एक चीज़ नहीं दिखाने वाला हूँ। जैसे मेरा माउस और कीबोर्ड वही है अभी भी MX मास्टर का, और मेरा लैपटॉप भी वही है। स्क्रीन शायद मैंने अपग्रेड कर दी है, लास्ट टाइम मेरे पास 2 स्क्रीन थी तो मैंने दोनों को हटा के अब मैंने एक बड़ी स्क्रीन ले ली है। ये है INNOCN की 65 इंच वाइड स्क्रीन है, कर्व मॉनिटर नहीं है। तो मैं जल्दी जल्दी आपको अपना स्टूडियो का जो छोटी मोटी चीज़ें वो दिखा देता हूँ। तो जी ये हमारा कमरा मोटा मोटा दिखा देता हूँ, ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं करूँगा। सबसे पहले ये हमारा कुत्ता है, ये पता नहीं मेरे कमरे में बैठा रहता है पूरे घर में। यहाँ पे अभी बज रहे हैं 10:15, इसको नींद नहीं आ रही है। इसके खिलौने पड़े यहाँ पे एक, यहाँ पे ये रस्सी में थोड़ी देर में बताता हूँ। टीना पानी, Ladies and gentlemen, we are in village. पानी पे आ दे। यहाँ इसका बेड पड़ा हुआ है तो कभी कभी ये मुंह से घसीट के यहाँ ले आता है और सो जाता है। तो सबसे पहले दूसरी बालकनी बाहर है, वो भी एग्जैक्ट बालकनी है जो आपने नीचे देखी थी, तो फ़ायदा है नहीं। यहाँ पे हमारी ब्लाइंड से रखी हैं, बाहर शटर है, सेम चीज़। तो जी सबसे पहले हम अपने पैकबोर्ड पे आते हैं। यहाँ पे 3 कंटेनर हैं, एक में रबर बैंड है, एक खाली पड़ा हुआ है, और तीसरे में हमारी USB ड्राइव्स हैं, यूट्यूब की ड्राइव है, शशिकाता, इंकान, जैपनीज़ जो स्टैम्प्स होते हैं, डस्टिंग, स्टिकी नोट्स। यहाँ पे ये पता नहीं कब लिया था मैंने। यहाँ पे घड़ियाँ हैं, मेरे पे ज़्यादा घड़ियाँ नहीं है, सिर्फ यही 3 घड़ियाँ हैं और तीनों ही कैसियो की हैं। अभी मैंने ये एप्पल की ली है, लेकिन मेरी फेवरेट ही बीच वाली है। और दूसरी यहाँ पे की रिंग्स हैं, मेरी केबल्स हैं, USB टाइप C हो गई, A हो गई, या फिर कोई भी केबल हो गई मेरी, वो हो गई, हेडफोन की केबल हो गई। ये मेरा बहुत फेवरेट माउस है। ये जो माउस है ना, इसमें क्लिक्स बहुत सारे हैं। ये है उसका मैड कैट्स का है, रैट 7। इसमें वेट आगे पीछे करके इसका पूरा वेट चेंज कर लो, इसको घुमा के इसकी ग्रिप चेंज कर लो। बड़ा सेक्सी सा था, मैंने ले लिया लेकिन इतना यूज़ नहीं किया। और ये सूमो जी हैं, ये बहुत फेमस प्लेयर है सूमो का, उसके ऑटोग्राफ वहाँ पर है। और ये मेरा पोलारॉइड कैमरा है, यहाँ मेरी पेंसिल है, सारी जिप टाइज हैं जो मैंने साइज़ के हिसाब से लगा रखी हैं। वो एक्सबॉक्स का कंट्रोलर है, वो दूसरा एक्सबॉक्स नया वाला कंट्रोलर है। ये बस उसके लिए है, मैं गेम चेक्स वगैरह करता हूँ ना, मेरी जॉब है उसकी वजह से। और ये मेरे हेडफ़ोन है, बड़े महंगे ले लिए लेकिन ठीक है, वायरलेस भी नहीं है जबकि ये रोड के हेडफोन्स हैं और कभी कभी यूज़ करता हूँ। और बस इसको भी मैंने सजाया नहीं है, मेरा मन है इसमें बहुत सारी चीज़ें टांगने का। और अब टेबल पे आते हैं, ये मैंने पहले दिखा दिया था, कीबोर्ड, ये सब सारी चीज़ें। बाकी नीचे सारी वायरिंग मैं बहुत अच्छा वायरिंग नहीं की है मैंने भी, अभी थोड़ी चीज़ें और मुझे और लगानी है, तो वो चेक करके मैं सारा लपेट के रख दूँगा। लेकिन हाँ, ऐसा बहुत ज़्यादा मैसी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लीन भी नहीं है। और यहीं पे आपको ये भी दिखेगा, इसमें कुछ नहीं है, ये ऐसे लगे हुए हैं और इसमें पैर रख के बैठ जाओ और ऐसे ऐसे नंगे पाँव करते रहो ना, मज़ा बड़ा आता है। ये चेयर मेरी फ्लोर ख़राब ना करे और स्लिप ना हो, इसलिए कारपेट लगी हुई है। यहाँ पे जो सामान है ये बहुत सही चीज़ है, ये मेरे दोस्त ने गिफ्ट करी थी, अभिषेक ने। ये है, ये ना ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है मेरे फ़ोन से, और फेसबुक, इंस्टाग्राम या फ़ोन पे या कहीं पे भी कॉल आएगी स्काइप पे, तो मैं इससे रिसीव कर सकता हूँ। है ये वायर्ड ही, लेकिन इसमें ब्लूटूथ ऑन हो जाता है और आराम से तुम कॉल कर सकते हो। और ये जो मैंने 2 अलमारी ली हैं, इसमें मैंने लेबल कर रखा है, इसमें दवाइयाँ हैं, उधर पुदीन हरा है, नेज़ल वाली दवाइयाँ हैं मेरी। यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, टूल्स में नॉर्मल वही हैं सारे, पावर ड्रिल टूल्स हैं और जो भी मेरा हाउस मेंटेनेंस वाला सामान होता है। यहाँ पे स्टेशनरी है तो इसके सेक्शन बना रखे हैं मैंने, ये है। और यहाँ पे पेपर क्लिप्स वगैरह सब सेपरेट करके रखी हुई हैं। इधर आओगे तो इधर ड्रोन है, इधर आओगे तो इस वक्त कैमरा गियर्स हैं, और इधर आओगे तो इधर और कैमरा गियर्स हैं। गियर्स मतलब माउंट्स वगैरह या फिर चार्जर्स वगैरह। अब इधर आते हैं, तो ये जो सेक्शन है ये सारे मेरे टॉयज़ हैं। मैंने सारे अभी खोले नहीं हैं, मेरे पे बहुत सारे टॉयज़ हैं। तो ये नॉर्मल गच्चा मशीन में निकले थे, तो ये वो सारे हैं। इसमें विली बहुत सारे हैं। मेरी पुरानी रॉयल एनफील्ड है। ये छोटी सी अलमारी है, उसमें मेरा पासपोर्ट्स और मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। यहाँ कुछ बुक्स हैं, ये रौनक भाई की बुक्स है, मेलोडीज़ ऑफ इंडिया, कुछ जापानीज़ की बुक्स हैं, N3 N4 वगैरह की, ये मांगा है कुछ। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे कैमरे पड़े हुए हैं। सारे कैमरे यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन जो बिल्कुल ऑन द गो मुझे चाहिए होते हैं वो कैमरे यहाँ पर हैं। जैसे एक्शन 6, ये सिर्फ मोटो व्लॉगिंग के लिए आता है। ये मेरा डेली कैमरा है, कभी कुछ मोमेंट्स कैप्चर करने हो गए। पॉकेट 3 हो गया, ये लेंस 2 लेंस हो गए, उधर एक्शन 6 का चार्जर है। ये मेरा बहुत प्यारा कैमरा है, ये कीरिंग कैमरा है और बहुत प्यारा है, फ़ोटोज़ वोटोज़ बहुत प्यारी आती हैं। ये चारमेरा, कोटेक का चारमेरा है ये। और ये चेकी है, ये दोनों मैंने भी डेवलप नहीं कराई हैं, तो मेरे पास पड़ी हैं, 3 है एक्चुअली। और ये 5-6 साल पुरानी फ़ोटोज़ होंगी, मुझे पता भी नहीं इसमें क्या है। और इधर मैग्नेट माउंट है, ये इसका माउंट है, ये Insta360 है। ये प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है ये। कैमरे से नीचे आओगे तो ये सेगमेंट है, यहाँ पे मेरे को चाकू पड़े हुए हैं। ये पॉकेट कार टूल है, निंजा टूल बोलते हैं इसको। इसमें बहुत सारे नट बोल्ट्स वगैरह सारा मेजरमेंट है। वॉइस ओवर के लिए मैं यूज़ करता हूँ ये माइक येती। इसको इधर खोलता हूँ तो इधर स्टोरेज का सामान है, और अभी थोड़ा सा मैसी हो रखा है। तो ये मेरा कैमरा बैग है,
ये मोटरसाइकिल का कैमरा बैग है, ये मेरा डेली कैमरा बैग है, ये ट्रैवलिंग कैमरा बैग है। इस पे लिखा है पीसी गियर्स। तो ये पीसी गियर्स हैं, पुराना कीबोर्ड है, अगर बैकअप कीबोर्ड है अगर वो ख़राब हो जाए, हार्ड डिस्क के केसेस हैं। यहाँ पे कैमरा गियर्स हैं, तो थोड़े से और माउंट्स हैं, चार्जर्स हैं। और यहीं ऊपर आओगे तो ये केबल्स का बॉक्स है, ये नॉर्मल टूल्स हैं और एक आइस बॉक्स है, और ऊपर कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में थोड़ी चींची चूचू आवाज़ आ रही होगी तो उसका रीज़न दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बहुत लंबी बन गई ये वीडियो। बाकी ये वीडियो इस साल की लास्ट वीडियो है, तो नया साल आई होप आप लोग का अच्छा जाए। सब अपने अपने ड्रीम्स अचीव करो। बाकी मिलते हैं अगले साल। बाय।